हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतिरक्षियों के बारे में। प्रतिरक्षी क्या होते हैं इसके बारे में हमने पिछली कक्षा में देख लिया था, प्रतिजन को समझ लिया था, प्रतिरक्षा प्रणालियों के बारे में जानकारी ली थी। अब इस वीडियो में हमें पढ़ना है प्रतिरक्षी के बारे में। तो प्रतिरक्षी क्या होते हैं? हमको पता है कि जब प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो प्रतिरक्षी ही उन प्रतिजनों को समाप्त करते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। इनका एक और नाम है इम्यूनोग्लोबिन। या फिर अगर इसको अंग्रेजी के अक्षर से दिखाएं तो आईजी, इम्यूनोग्लोबिन या फिर आईजी। क्योंकि हम वैज्ञानिक भाषा में भी इनके कुछ नाम होते हैं, इसलिए इनका नाम है इम्यूनोग्लोबिन या फिर आईजी। तो हमें पता है कि जब भी प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो जैसे मान लो, पहले भी मैंने समझा रखा है कि हमारा शरीर है और प्रतिजन आया बाहर से। प्रतिजन को क्या बोलते हैं हम? रोगाणु। तो रोगाणु बाहर से आया और शरीर में आया तो ये प्रतिजन क्या करेगा? बी लसिका कोशिका पे आक्रमण करेगा, उसको प्लाज्मा कोशिका में बदलेगा और प्लाज्मा कोशिका में बदलने के बाद इस प्रतिजन के हिसाब से प्रतिरक्षी बनते हैं शरीर में। क्या बनते हैं? प्रतिरक्षी। कि किस तरह का प्रतिजन है उस हिसाब से प्रतिरक्षी का निर्माण होगा और वो प्रतिरक्षी इस प्रतिजन को समाप्त कर देता है। इसलिए इस तरह हमारा शरीर क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रतिरक्षी इस प्रतिजन से क्रिया करेगा तो इसका कोई विशेष भाग ही इस प्रतिजन से क्रिया करता है, ना कि पूरा भाग। जैसे प्रतिरक्षी की कोई ना कोई संरचना होगी, उस संरचना में कुछ निश्चित भाग ही प्रतिजन से क्रिया करता है। उस भाग को हम बोलते हैं पेराटोप। तो पेराटोप का क्या मतलब है? पेराटोप क्या होता है? पेराटोप का मतलब है कि प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है, प्रतिजन से क्रिया करता है। पेराटोप कहलाता है। पेराटोप कहलाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। परिभाषा क्या है पेराटोप की? कि प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है। प्रतिरक्षी पूरा का पूरा प्रतिजन से क्रिया नहीं करता है, इसका कुछ ही भाग होता है। वो भाग हम समझेंगे हम प्रतिरक्षी की संरचना में। तो प्रतिरक्षी की संरचना को समझते हैं कि प्रतिरक्षी की संरचना किस प्रकार की होती है। प्रतिरक्षी की संरचना, प्रतिरक्षी की संरचना की बात करें। अगर प्रतिरक्षी की संरचना को माइक्रोस्कोप से देखा जाए या फिर उसको ऑब्जर्व करा जाए तो उसकी संरचना की कुछ विशेष बातें हैं। पहली विशेष बात है कि अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान दिखता है। किसके समान? अंग्रेजी के वाई अक्षर की तरह। इसकी संरचना अंग्रेजी के वाई अक्षर की तरह होती है। और भी बहुत सारी बातें हैं, जिसमें से अगली महत्वपूर्ण बात है कि ये 4 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। कितनी संरचनाओं से? 4 संरचना। तो प्रतिरक्षी 4 संरचनाओं से मिलकर बनता है। अब इस 4 संरचना की बात करें तो इसमें 4 संरचना में 2 तो होती है भारी संरचना, 2 भारी संरचना होती है और 2 होती है हल्की संरचना।
हल्की संरचना। जो भारी वाली संरचना होती है वो बड़ी होती है और हल्की संरचना होती है छोटी। भारी संरचना को H अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, H, और हल्की संरचना को L अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अंग्रेजी का अक्षर है H, उससे भारी संरचना को प्रदर्शित करेंगे, जबकि L से हल्की संरचना को प्रदर्शित करते हैं। और जब एक भारी संरचना और एक हल्की संरचना मिलती है तो ये बनाती है एक दीलक। क्या बनाती है? एक भारी व एक हल्की संरचना मिलकर दीलक का निर्माण करती है। भारी संरचना को हमने बोला H और हल्की संरचना को हमने बोला L। तो H और L मिलेंगे तो कौन सा दीलक बनेगा? HL दीलक। HL दीलक बनाती है। तो हमने क्या सीखा कि अंग्रेजी के Y अक्षर के समान होती है, 4 संरचनाओं से मिलकर बनी होती है, जिसमें से 2 तो भारी होती है, 2 हल्की। भारी वाली को H अक्षर द्वारा और हल्की वाली या छोटी वाली को L अक्षर द्वारा। जब एक भारी और एक हल्की संरचना मिलती है तो दीलक का निर्माण होता है। और क्या बिंदु है महत्वपूर्ण कि अगर हल्की संरचना की बात करें, हल्की संरचना जिसको L अक्षर से प्रदर्शित किया, इसमें 220 अमीनो अम्ल होते हैं। 220 अमीनो अम्ल 220 अमीनो अम्ल से इसका निर्माण होता है। और उसी तरह हल्की की तरह भारी की भी बात करें तो भारी की बात करें तो वो जो भारी संरचना होती है, भारी संरचना वो 440 अमीनो अम्ल से मिलकर बनती है। तो हल्की संरचना को हमने देखा कि हल्की संरचना 220 से मिलकर बनती है, जबकि जो भारी संरचना है वो 440 अमीनो अम्ल से मिलकर बनती है। अब भारी संरचना की और विशेष बातें देखते हैं कि भारी संरचना का जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला भाग वो NH2 से जुड़ा होता है, NH2 से जुड़ा होता है। और तथा नीचे वाला भाग COOH से जुड़ा होता है, COOH से जुड़ा होता है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे एक और चीज ये देखो कि भारी संरचना का ऊपर वाला भाग NH2 से जुड़ा रहता है। तो इस भाग को, ये जो भाग है NH2 वाला ऊपर वाला, इसको बोलते हैं FAB। कौन सा भाग बोलते हैं इसको? FAB। ठीक है। और जो निचले वाला भाग होता है उसको बोलते हैं FC, जो COH से जुड़ा होता है। इसको ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ऊपर वाला भाग होता है संरचना का वो होता है अस्थिर भाग। कौन सा भाग होता है? अस्थिर। ऊपर वाला भाग होता है आधा भाग, जिसको बोलते हैं, इसका आधा भाग अस्थिर होता है। किसकी तरफ वाला? NH2 की तरफ वाला। ठीक है। और स्थिर भाग कौन सा होता है? स्थिर भाग होता है नीचे वाला। कौन सा? COH की तरफ वाला। तो COH की तरफ वाला जो भाग है इसको FC से बोलते हैं। और ऊपर वाला भाग जो अस्थिर वाला भाग है, अस्थिर का मतलब वो अपनी जगह पे स्थिर नहीं रहता है, अपने आप को थोड़ा सा बदल लेता है। क्यों बदल लेता है? क्योंकि ऊपर वाले भाग से ही जो प्रतिरक्षी है
वो प्रतिजन का निर्माण करता है। ऊपर वाले भाग से ही प्रतिजन का प्रतिरक्षी जो है प्रतिजन से क्रिया करता है, तो वो भाग अस्थिर रहता है क्योंकि उसको प्रतिजन से क्रिया करनी है, तो वो अपने हिसाब से उसको ढाल लेता है, और ऊपर वाले भाग को FAB बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने देखी कि क्या क्या होता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पे कि जो HL दिलक है, HL दिलक मतलब भारी संरचना और छोटी जो हल्की संरचना जो जुड़ती है, तो ये जो जुड़ती है, तो ये जुड़ती है, दिलक का निर्माण जो होता है ये होता है सल्फाइड बंधों से, सल्फाइड बंध इनके बीच में आते हैं, उनसे इनका जुड़ा होता है। और एक HL दिलक जो है दूसरे HL दिलक से जुड़ता है, क्योंकि 4 संरचना है, 2 हल्की 2 भारी है, तो 2 भारी होने के लिए एक HL ये 2 हो गई, दूसरा HL ये भी 2 हो गई, तो एक भारी एक हल्की, एक भारी एक हल्की, ये संरचना दोनों आपस में जुड़ती है डाई सल्फाइड बंध से, डाई सल्फाइड बंध। डाई का मतलब होता है 2, मतलब 2 सल्फर जो होते हैं उनके बंधों से ये जुड़ेगी। अब ये पूरा समझ में आ जाएगा जब इसका अपन चित्र से देखेंगे। तो मैं इसका चित्र बनाता हूं। अगर मैं इसका चित्र बनाऊं तो ध्यान से देखना, आप भी साथ के साथ बनाना ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ सके। अंग्रेजी का Y अक्षर की तरह है, तो मैंने ये अंग्रेजी का Y अक्षर बना दिया, ये अंग्रेजी का Y अक्षर, ठीक है। तो ये तो होगी भारी संरचना जिसको हम H से बोलते हैं, और इस भारी संरचना के पीछे एक हल्की संरचना लगी होती है, ये है हल्की संरचना, ठीक है। इस भारी संरचना के पीछे एक हल्की संरचना लगी होती है। तो इसको मैं थोड़ा मोटा कर देता हूं ताकि डायग्राम जो हमारी किताब का है उस तरह से ये दिखे। अब यहाँ पे देखना क्या है हमको कि ये वाली जो संरचना है ये तो हल्की है, हल्की संरचना जिसको हमने किससे नाम दिया है, L अक्षर से। तो ये भी हो गई हल्की, हल्की संरचना है L। और ये वाली जो संरचना है ये है भारी संरचना, भारी संरचना जिसको हमने बोला H, ठीक है। हमको पता है कि ऊपर वाला जो भाग है भारी संरचना और हल्की संरचना दोनों का, वो NH2 से जुड़ा होता है, तो यहाँ NH2 लगा रहेगा, NH2 अमीनो ग्रुप है, ठीक है। और जो नीचे वाला भाग है वो COH से जुड़ा रहता है, COH। हमने और क्या देखा था कि जो हल्की संरचना है और जो भारी संरचना है ये दोनों सल्फर बंधों से जुड़ी होती है, तो यहाँ से सल्फर बंध से इन दोनों को जोड़ देंगे। ये भी सल्फर, सल्फाइड मतलब सल्फर, जो सल्फाइड है उसमें सल्फर ही होता है, सल्फर S से प्रदर्शित किया जाता है सल्फर को। ये विज्ञान की कुछ चीज़ें जो याद रखनी है, जैसे अपन ऑक्सीजन को O2 से प्रदर्शित करते हैं, हाइड्रोजन को H2 से, वैसे सल्फर को S से प्रदर्शित किया जाता है। अब उसके बाद अब अगर इसको बीच में से मैं देखूं तो ये दोनों संरचना दोनों तरफ सेम ही है, ठीक है। इधर वाला भाग और इधर वाला भाग दोनों क्या है, एक जैसा है, समरूप है, ठीक है। एक तरफ का मैं ढक दूं तो दोनों उधर का जो है वैसा का वैसा ही भाग है। अब इन दोनों भागों को भी आपस में जुड़ने की आवश्यकता होती है, तो वो जुड़ते हैं सल्फाइड बंधों से, पर कौन सा, डाई सल्फाइड बंध, क्योंकि 2 बार सल्फर बंध से ये जुड़ता है। अब ये यहाँ पे ऊपर वाला भाग जो होता है इसको क्रिया करनी होती है प्रतिजन से,
हमने बोला था कि प्रतिरक्षी का वो भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है उसे पेराटोप बोलते हैं, तो यही वाला भाग पेराटोप है। तो यहाँ पे प्रतिजन आके क्या है, क्रिया करते हैं इस वाले भाग पे। तो यहाँ पे प्रतिजन क्रिया स्थल है, प्रतिजन क्रिया क्षेत्र या फिर प्रतिजन क्रिया यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है यहाँ वाला, ये इतना जो भाग है, तो इस पूरे भाग को क्या है, क्रिया करने के अनुसार अपने आप को बदलना रहता है। तो ये वाला भाग है अस्थिर भाग। अस्थिर भाग, अस्थिर भाग है ऊपर वाला। ठीक है, और यहां से ऊपर से यहां तक जो नीचे वाला भाग होता है ये होता है स्थिर भाग। स्थिर भाग, ठीक है, स्थिर वाला भाग हमें समझ में आया, जिसको हमने FC से दिखाया था, और अस्थिर वाला भाग को FAB से दिखाया था, जहां पे NH2 वाला ग्रुप ऊपर लगा हुआ है। तो ये पूरी इसकी संरचना है। ठीक है, इनको हमने क्या बोला, डाई सल्फाइड बंध। डाई सल्फाइड बंध, डाई सल्फाइड बंध हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी ये भी डाई सल्फाइड बंध है, डाई सल्फाइड बंध, ये भी हो गया, क्योंकि 2 सल्फर है, यहाँ भी 2 सल्फर है, यहाँ भी 2 सल्फर है। यहाँ पे देखो डबल बार डाई सल्फाइड बंध है, एक तो यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, डबल डाई सल्फाइड बंध हो गया ये। अब एक और चीज हमें समझनी है कि ये जो भाग है, ये वाला जो बिंदु है, इसको बोलते हैं हिंज। हिंज, हिंज का क्या मतलब होता है, जैसे आपने कैंची देखी, कैंची जिसमें बनाने की कोशिश करता हूं, मान लो ये है कैंची, इधर वाले भाग से पकड़ते हैं और यहाँ पे क्या है, बीच में स्क्रू लगा होता है, तो ये दोनों आपस में पास आते हैं और दूर होते हैं। ठीक है, या फिर तो ये जो बिंदु है जहाँ पे स्क्रू लगा होता है, जिस बिंदु से ये अपना जगह बदलती है कैंची, उस बिंदु को बोलते हैं हिंज, जहाँ से कोई चीज़ लटकी हुई हो। जैसे मान लो यहाँ पे कील है और इस कील से मैंने एक पत्थर टांगा हुआ है उससे, रस्सी से, तो ये रस्सी से पत्थर इधर उधर घूम सकता है, तो ये वाला जो बिंदु है ये हिंज। तो उसी तरह से ये जो संरचना है, इसमें ये जो बिंदु है, इस बिंदु से ये ऊपर वाला भाग अस्थिर है, तो अस्थिर भाग इस बिंदु से थोड़ी बहुत मूवमेंट करता है, एक जगह से दूसरे जगह पे हल्का सा मूवमेंट करता है, ताकि ऊपर वाला भाग प्रतिजन से क्रिया कर सके। तो इस वाले भाग को बोलते हैं हिंज, जिसको अपन देसी भाषा में बोलते हैं कब्जा। गांव में बोलते हैं कि जैसे मोटर निकालते हैं तो उसमें कब्जे सेट करते हैं, तो ये वाला भाग हिंज कहलाता है। तो ये पूरी प्रतिरक्षा की संरचना थी। अब यहाँ पे इस संरचना की जो, इसको हमको क्या है, डायग्राम याद रखना है। डायग्राम याद रखने से पूरा याद हो जाएगा। डायग्राम किसे याद रखना है, वाई अक्षर की तरह बनाओ, इसको बीच में बंद से जोड़ो, क्योंकि बंद से नहीं जोड़ोगे तो अगला भाग कैसे लगेगा, ऐसे दिमाग में आना चाहिए। ऊपर वाली संरचना हल्की होती है, नीचे वाली भारी होती है, इस तरह से इस पूरे चीज को आप समझ सकते हैं। तो ये तो हमने प्रतिरक्षी की संरचना समझ ली। अब देखते हैं प्रतिरक्षी के प्रकार। प्रतिरक्षी के प्रकार, आपको ध्यान होगा कि प्रतिरक्षी को हमने एक और नाम दिया है IG, इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन। तो अगर इसकी बारे में देखें कि प्रतिरक्षी के कितने प्रकार हैं, तो हम इसको 5 प्रकार से विभाजित करते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार हैं? 5 प्रकार की बात हम करेंगे। तो 5 प्रकार की श्रृंखला पाई जाती है। उसमें पहली है अल्फा। अल्फा, ये थोड़े नाम सुनने में अजीब लगेंगे पर इसको याद रखना है। अल्फा, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा। अगला है म्यू। म्यू को अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह प्रदर्शित करते हैं, पर इसमें दोनों तरफ इस तरह के डंडे लगे होते हैं। ये यू लिखा और आगे भी इस तरह का लगा दिया। अगला है डेल्टा। डेल्टा को प्रदर्शित करते हैं इस तरह से,
अगला है गामा। गामा को अंग्रेजी के वाई अक्षर की तरह परिचित करते हैं। और जो पांचवा है वो है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इसको इस तरह से प्रदर्शित किया, ई अक्षर की तरह। ठीक है, तो 5 प्रकार, पहला हो गया अल्फा, दूसरा हो गया म्यू, तीसरा हो गया डेल्टा, चौथा गामा और पांचवा एप्सिलॉन। तो 5 प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, उसी से 5 प्रकार के प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रतिरक्षी जो इसको समझें तो इसको ऐसा समझो कि ये है अल्फा, ये क्या है अल्फा। तो हम किसका प्रकार पढ़ रहे हैं, प्रतिरक्षियों का। तो प्रतिरक्षी को प्रदर्शित करते हैं किससे, आईजी से। और अल्फा में अंग्रेजी का अक्षर आएगा ए, क्योंकि अंग्रेजी में लिखे तो ए एल एफ ए ऐसे लिखेंगे, तो ए आया तो उससे आईजी ए। म्यू को देखो तो प्रतिरक्षी को आईजी से प्रदर्शित करते हैं, और म्यू में अंग्रेजी अक्षर सोच के देखो, म्यू, म्यू में क्या आता है एम, तो इसको एम से प्रदर्शित करेंगे, तो आईजी ए आईजी एम। अब देखो डेल्टा में, तो आईजी डेल्टा में डी आएगा। गामा की बात करें तो आईजी गामा में क्या आएगा जी, जी का मतलब गामा, अंग्रेजी का अक्षर जी। एप्सिलॉन की बात करें तो आई जी, एप्सिलॉन को अंग्रेजी में लिखेंगे तो ई अक्षर तक आएगा। तो इस तरह से इनको प्रदर्शित किया जाता है। हमें क्या ध्यान रखना है, अल्फा, तो अल्फा को अंग्रेजी में लिखें तो ए एल एफ है, और ए एल एफ का पहला अक्षर ए। म्यू को लिखे तो एम से चालू होगा, डेल्टा को डी ई एल टी है तो डी आ जाएगा। ठीक है, गामा में जी आता है तो जी, एप्सिलॉन में ई आता है तो ई। तो इस तरह से 5 प्रकार के प्रतिरक्षी हो गए। इसकी संरचना की बात करें तो इसमें हमको क्या ध्यान रखना है कि जो म्यू वाली संरचना होती है, आईजीएम वाली संरचना, ये होती है पेंटामेरिक। क्या होती है, पेंटामेरिक संरचना। पेंटा का मतलब होता है 5। अब ये आप समझोगे 8वें अध्याय में कार्बन वाले में कि पेंटा का मतलब 5 होता है, हेक्सा का मतलब 6 होता है। तो पेंटा का मतलब 5 होता है, तो इसका हिंदी में नाम होएगा पंचलक। पंचलक संरचना, पंचलक संरचना, पेंटामेरिक पंचलक संरचना। और जो अल्फा वाली है आईजीए, इसकी संरचना होती है डाइमेरिक। डाइमेरिक, डाई का मतलब होता है 2। जैसे हमने डाई सल्फाइड बंध देखा, तो डाई का मतलब 2 सल्फाइड बंध, 2 सल्फर उसमें जुड़े हुए थे, तो डाइमेरिक। तो यहाँ पे डाई को दी भी बोलते हैं, दी यानी 2 होते हैं, दीलक संरचना, दीलक संरचना। ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान रखना है। अल्फा वाला जो है उसकी संरचना होती है दीलक, और एम वाला होता है, म्यू वाला वो होता है पंचलक संरचना। बाकी सब होते हैं एकलक। इसकी भी एकलक संरचना, एकलक संरचना, इसकी भी एकलक संरचना, और इसकी भी एकलक संरचना। इस तरह से ध्यान रखना है। तो प्रतिरक्षी के हमने 5 प्रकारों की बात की। 5 प्रकार को हमें पता है कि 5 प्रकार कैसे याद रखना है, अल्फा, म्यू, डेल्टा, गामा, एप्सिलॉन। फिर से रिपीट करो, अल्फा, म्यू, डेल्टा, गामा, एप्सिलॉन। अल्फा में ए आता है तो आईजी तो प्रतिरक्षी, और ए मतलब अल्फा। म्यू में एम आता है, डेल्टा में डी आता है, गामा में जी और एप्सिलॉन में ई। संरचना की बात करें तो 2 ध्यान रखनी है, ए वाला डायमेरिक और एम वाला पेंटामेरिक मतलब पंचलक, और डायमेरिक मतलब द्विलक, और बाकी सब की संरचना होती है एकलक संरचना। अब इनका कुछ उपयोग या फिर वो देख लेते हैं कि ये किस तरह से हमारे शरीर में लाभप्रद है। इतने सारे प्रकार के प्रतिरक्षी जो हमने 5 प्रकार के पढ़े हैं, ये हमारे शरीर में किस प्रकार से काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गामा वाले की।
तो हमें पता है कि जो गामा वाला है उसको हम बोलते हैं IgG, क्योंकि G का मतलब है गामा और Ig का मतलब प्रतिरक्षी। तो IgG के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जाने, तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो प्रतिरक्षी का प्रकार है वो यही है, सबसे ज़्यादा प्रतिरक्षी का प्रकार। अब सबसे ज़्यादा है तो हमारे शरीर में तरल पदार्थ सबसे ज़्यादा है, जैसे हमारे शरीर में खून, ब्लड का फ्लो हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये किस में पाया जाता है? रक्त तथा तरल पदार्थ, रक्त तथा तरल पदार्थ में पाया जाता है। अब रक्त और तरल पदार्थ पूरे शरीर में बहते रहते हैं, तो ये इसका एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये गर्भाशय, जो माता का गर्भ होता है जहाँ पे बच्चे का निर्माण होता है, तो गर्भाशय में स्थित भ्रूण तक पहुंच जाता, क्योंकि तरल पदार्थ रहेगा तो पूरे शरीर में प्रवाह करेगा, तो ये भ्रूण तक भी पहुंच जाता है। जो दूसरा अध्याय है उसमें हमने देखा था कि हमने जो मादा जनन तंत्र देखा था, उसमें मादा जनन तंत्र में क्या होता है कि भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण के निर्माण में देखा होगा कि एक पाइप जुड़ती है भ्रूण से, ताकि उस भ्रूण को क्या है कि पूरा जो पोषक पदार्थ है वो मिलता रहे और भ्रूण का विकास होता रहे और धीरे धीरे बच्चे का निर्माण होता रहे। तो इस पाइप को बोलते थे प्लेसेंटा। तो इसी पाइप से ये जो IgG प्रतिरक्षी है ये पहुंच जाता है गर्भाशय में, ठीक है। और इसकी सबसे ज्यादा सांद्रता जो होती है वो सीरम में होती है। सीरम में इसकी सबसे ज्यादा सांद्रता होती है। सीरम का क्या मतलब है कि जो हमारा रक्त है, इस रक्त में से सब निकाल दो। क्या निकाल दो? कोशिकाएं निकाल दो, कोशिकाओं को निकाल दो, प्लाज्मा को निकाल दो, ठीक है, तो जल को निकाल दो, तो अंत में जो बचता है वो बचता है सीरम। तो सीरम में सबसे ज़्यादा जो सांद्रता होती है वो किसकी होती है? IgG। प्रतिरक्षी कौन सा है? गामा प्रतिरक्षी, ठीक है। अब IgA के बारे में कुछ बातें देखें। ए वाला कौन सा था? अल्फा वाला, अल्फा, जिसको हमने इस तरह से प्रदर्शित किया था। तो IgA का काम होता है नवजात शिशु की सुरक्षा करना, नवजात शिशु की सुरक्षा का कार्य करता है, सुरक्षा का कार्य। अब नवजात शिशु की सुरक्षा कैसे होगी? उसको खाना कैसे मिलता है? उसको खाना मिलता है माँ के दूध से, ठीक है, क्योंकि बचपन में बच्चा कुछ खाता नहीं है तो दूध पीता है। तो मतलब इसकी सुरक्षा हो रही है IgG से, तो ये कहीं से तो आ रहा होगा। तो ये कहाँ से आता है? माता के दूध से। तो माता के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी। तो दोनों तरह से सोच सकते हैं कि नवजात शिशु की सुरक्षा करता है और माता के दूध में भी पाया जाता है। कुछ और बातें देखें तो अगला लेते हैं IgM, जो म्यू वाला है, प्रतिरक्षी म्यू। तो हमारे शरीर में जब प्रतिजन बाहर से आता है या फिर कोई भी रोगाणु आता है तो सबसे पहले निर्माण इसी प्रतिरक्षी का होता है। सबसे पहले निर्माण इसी प्रतिरक्षी का होता है और ये उससे क्रिया करता है। अगर फिर भी प्रतिजन को ये क्रिया करके समाप्त नहीं कर पाता तो दूसरे प्रतिरक्षियों का निर्माण बाद में होता है। तो सबसे पहले निर्माण होने वाला प्रतिरक्षी है IgM। अगला प्रतिरक्षी लगते हैं IgE। तो IgE का काम क्या होता है कि जो शरीर में जितनी भी एलर्जी होती है, जैसे किसी को
छींक से एलर्जी होती है, किसी को मिर्ची खाने पे हिचकियाँ आती है, किसी को चरखा नहीं खाती, तो जितनी भी एलर्जी प्रॉब्लम होती है शरीर में, खुजली चलना वगैरह, तो इनको जो एलर्जी के बाद टेबलेट लेते हैं उससे क्या होता है, प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है ताकि वो एलर्जी खत्म हो जाती है। तो एलर्जी क्रियाओं में कार्य कौन सा करता है, IgE, एप्साइलन वाला, एप्साइलन जो वाला प्रतिरक्षी एलर्जी क्रियाओं में कार्य करता है। तो जो भी हमारे अध्याय के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रतिरक्षी थे उनके बारे में हमने देखा, इनकी संरचना को हमने समझा कि इनकी संरचना क्या क्या होती है। ठीक है, तो ये IgE का मतलब हमें समझ में आया कि एलर्जी की क्रियाओं में ये कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको ध्यान रखना। हमने क्या क्या और देखा था कि जैसे कौन कौन से प्रतिरक्षी देखे, IG अल्फा देखा तो IgA, अगला देखा था IG अल्फा की जगह हम ले लेते हैं गामा तो IgG, फिर म्यू IgM, एप्साइलन वाला IgE और डेल्टा वाला IgD। तो इस तरह के हमने 5 प्रतिरक्षी देखे थे। तो कोई पूछे कि इसमें कौन सी संरचना है, तो इसको बोलो कि इसमें कौन सी संरचना है। तो हमें पता है कि अल्फा वाला जो था, अल्फा वाले में कौन सी संरचना है, द्विलक संरचना है, और जो म्यू वाला था उसमें पंचलक संरचना है। तो इसमें संरचना कौन सी है, द्विलक, और इसमें पंचलक। बाकी सब में क्या है, एकलक संरचना है, एकलक वाली संरचना। अब कोई पूछे इसमें श्रृंखला कौन सी है, क्योंकि हमने टॉपिक स्टार्ट पहले से पढ़ा था कि 5 श्रृंखलाओं से बनके बना होता है, 5 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। तो IgA में कौन सी श्रृंखला है वो हमको ध्यान रखना है। तो A में क्या है, अल्फा, तो इसमें अल्फा श्रृंखला है, अल्फा। G में कौन सी श्रृंखला है, गामा, गामा श्रृंखला है। ठीक है, इसमें म्यू, तो म्यू श्रृंखला है। इसमें एप्साइलन, तो एप्साइलन श्रृंखला है। ठीक है, तो ये श्रृंखला से ही ये इनका अलग अलग नामकरण हुआ है। और IG का मतलब क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो हमने आज के इसमें लेक्चर में देखा कि प्रतिरक्षी की संरचना, और संरचना को समझा, और कितने प्रकार के प्रतिरक्षी हो सकते हैं, इनके क्या क्या कार्य होते हैं, इनके बारे में बात की। तो आज इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा चलेगा रक्त एवं रक्त समूह। तो रक्त एवं रक्त समूह पहले भी हमने पढ़ लिया है दूसरे अध्याय में, पर इसमें डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, और जैसा भी आपको समझ में आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं जो कोशिश कर रहा हूँ वो सही सफल हो भी रही है या फिर ऐसे ही बच्चों को पसंद ही नहीं आ रहा हो, मैं पढ़ाए जा रहा हूँ। तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।